वेलकम टू द गोल्ड माइंस एक्सप्लेन मूवीज में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं आज एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी की ओर। कहानी की शुरुआत एक छोटे हवाई जहाज से होती है जो ग्वाटेमाला से ह्यूस्टन की ओर उड़ान भरता है। रास्ते में अचानक इसका जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। पायलट रास्ता भटक जाता है। प्लेन में कुल 8 यात्री सवार है जो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उनका विमान खतरे में है। प्लेन का पायलट ओक्टावियो, उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर विमान के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है, मानो कोई अनजान शक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, ओक्टावियो को एहसास होता है कि अंत निकट है, फ्यूल भी खत्म होने की कगार पर है। ओक्टावियो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है। तभी प्लेन में जोरदार झटके लगने शुरू होते हैं। यात्री घबरा जाते हैं और केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। ओक्टावियो कंट्रोल बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विमान धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। आखिरकार यह घने जंगल में पेड़ों से टकराता हुआ भयानक रूप से क्रैश कर जाता है। इतना खतरनाक क्रैश होने के बाद भी सभी यात्री बच जाते हैं। एयर होस्टेस को छोड़कर प्लेन में मौजूद किसी भी शख्स की जान नहीं जाती। ये सभी एक दूसरे को संभालते हैं। पायलट के सीने में एक मोटी लकड़ी घुस जाती है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। यहाँ पर किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। ये एक मैक्सिकन जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं, जहाँ से पैदल निकल पाना लगभग नामुमकिन है। एयर होस्टेस की बॉडी को ये अपने बेस से थोड़ा दूर रखाते हैं। अब ये सभी के सभी एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। एमी और डेन एक कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। ये हनीमून से वापस अपने घर जा रहे थे। ट्रेविस और लिसा एक मिडिल एज कपल है जो अमेरिका में मोटल चलाते हैं और अपनी गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करने निकले थे। जैक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम करता है और अपने काम के सिलसिले में ही वो ग्वाटेमाला आया था। केविन ने डॉक्टर की ट्रेनिंग ली है और अब वो मेडिकल चलाता है। सोनिया एक अमेरिकन लेडी है जो खुद को एक ट्रेवलर बताती है। कार्लोस एक एमएमए फाइटर है। 3 दिन बाद उसकी एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और इसी के लिए वो ह्यूस्टन जा रहा था। इस प्रकार ओक्टावियो को मिलाकर यहाँ पर कुल 9 लोग मौजूद है और अब ओक्टावियो भी होश में आ जाता है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ था? ओक्टावियो काफी दर्द में होता है। वो बार बार बस एक ही बात कहता है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। जैक कहता है, हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे, हम बस ये जानना चाहते हैं कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। ओक्टावियो को बोलने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है प्लेन का जीपीएस सिस्टम फेल हो गया था। जैक केविन से कहता है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें ओक्टावियो की मदद करनी चाहिए। केविन कहता है, ओक्टावियो के लंग्स पंचर हो चुके हैं, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ इस जंगल में बिना किसी उपकरण के सर्जरी नहीं कर सकता और अगर मैंने ऐसा किया तो ओक्टावियो मारा जाएगा। बाकी सभी लोग भी केविन को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर केविन ओक्टावियो की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। वो कहता है, शाम तक हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और शायद ओक्टावियो की जान भी बच जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है, शाम हो जाती है, पर इनकी मदद करने यहाँ कोई नहीं आता। ये सभी के सभी काफी हैरान होते हैं कि एक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया और किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं। जैक कहता है, शायद प्लेन का जीपीएस खराब होने की वजह से अब तक हमें कोई ट्रेस नहीं कर पाया होगा। अब आज की रात इन्हें यहीं इसी जंगल में ही बितानी होगी। लीजा बताती है कि इनके पास कुछ पानी की बोतल्स और खाने के लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स और सलाद है, जो इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। जैक कहता है, हम कल सुबह तक यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। वहीं ओक्टावियो की हालत भी काफी बिगड़ जाती है। सबके कहने पर केविन उसकी सर्जरी के लिए मान जाता है। दरअसल ओक्टावियो के लंग्स में अभी भी कोई चीज फंसी हुई है। केविन वोडका से अपने हाथ धोकर सैनिटाइज करता है। जैक का बेल्ट लेकर ओक्टावियो के दांतों के बीच दबाता है। इसके बाद वो सर्जरी के प्रोसीजर को शुरू करता है। ओक्टावियो दर्द से तड़पने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फाइनली सर्जरी सफल रही, मतलब कि ओक्टावियो की जान अब खतरे से बाहर है। अब रात में हम देखते हैं कि सब लोग सो गए हैं। आधी रात बीत चुकी है, पर कार्लो जब भी एक्सरसाइज कर रहा होता है, इसी दौरान कहीं से एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ये चीज इन सब पर नजर रखे हुए थी और अब वो परछाई किसी का दम घोटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। सुबह होती है और सबको पता चलता है कि ओक्टावियो मारा गया। केविन उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। जैक कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर तुम सर्जरी नहीं भी करते फिर भी ये मारा जाता। यहाँ सबको लग रहा होता है कि ओक्टावियो की मौत सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई है, पर इसके लिए कोई भी केविन को जिम्मेदार नहीं ठहराता। जैक और केविन मिलकर ओक्टावियो की बॉडी उठाकर उसी जगह रखाते हैं जहां उन्होंने पहले एयर होस्टेस की बॉडी को रखा था। जब वो बॉडी को ले जा रहे होते हैं तभी ओक्टावियो का मोबाइल बेस पर गिर जाता है। डेन ये देख लेता है और चुपके से मोबाइल उठाकर अपने पास रख लेता है। मौका मिलते ही डेन ओक्टावियो की बॉडी के पास जाता है और उसकी एक उंगली काट कर ले आता है। लिसा ट्रेविस को बताती है कि मुझे लगता है ओक्टावियो का मर्डर हुआ है। तुमने उसकी बॉडी और लिप्स को नोटिस किया, कैसे नीले पड़ गए थे? ऐसा नेचुरल डेथ में नहीं होता, जरूर किसी ने उसका मर्डर किया है। पर ट्रेविस को लिसा की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं
नहीं होती। वो कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारे मन का वहम है। आगे डेन उस उंगली से ओक्टावियो का मोबाइल अनलॉक कर लेता है। मोबाइल में कुछ फुटेज होती है। इसके अलावा एक वीडियो भी होता है जिस पर नंबर लॉक लगा था। डेन इसे अनलॉक नहीं कर पाता। इधर बेस पर सभी लोग मिलकर प्लेन का जीपीएस ढूंढकर उसे बाहर निकालते हैं। कार्लोस कहता है कि ये जीपीएस बैटरी पे काम करता है। वो एक बटन दबाता है और जीपीएस काम करने लगता है, पर इसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। कार्लोस कहता है हमें इसे किसी ऊंची जगह पर रखना होगा। अब ये सभी मिलकर फैसला करते हैं कि कल ये जीपीएस को किसी ऊंची जगह पर ले जाएंगे। ट्रेविस कहता है तुम तो एक फाइटर हो, क्या तुम बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हें जीपीएस के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली। कार्लोस कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे फादर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाया करते थे और वहीं से मैंने ये सब सीखा है। सोनिया जैक को फ्रिज दिखाती है। वो कहते हैं इसमें से किसी ने खाना चुरा लिया है। जैक कहता है हम किसी को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये दोनों मिलकर एक रास्ता निकालते हैं और फ्रिज को अच्छे से ब्लॉक करते हैं ताकि अगली बार वो चोर खाना चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसके लिए आसान नहीं होगा। जैक और सोनिया की दोस्ती हो जाती है और सोनिया बताती है कि वो ट्रेवलर नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर है। अब ये सभी के सभी पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। केविन को जंगल में मशरूम्स दिखते हैं। वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता है पर सोनिया उसे रोक लेती है। वो बताती है कि जहरीले हैं, इन्हें मत छूना। दरअसल सोनिया वाइल्ड ग्राफी फोटोग्राफर है, इसलिए उसे जंगल के बारे में काफी जानकारी है। आगे इन्हें जंगल में पानी भी मिल जाता है। अचानक इन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। ये सभी दौड़कर उस तरफ जाते हैं। यहाँ उनके सामने ट्रेविस गन लेकर खड़ा होता है। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ट्रेविस के पास गन भी है। ट्रेविस बताता है कि शिकार करना उसकी हॉबी है और अभी अभी उसने एक बंदर का शिकार किया है जो रात में हमारे डिनर के लिए काफी होगा। अब रात में केविन अपनी बियर्ड सेव करता है। कुछ लोग पानी को गर्म करके पीने लायक बनाते हैं और बाकी बचे लोग उस मंकी को पकाकर खाना तैयार करते हैं। एमी को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपना हिस्सा ट्रेविस को दे देती है। अगली सुबह ट्रेविस की हालत बिगड़ जाती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। लिसा हेल्प के लिए चिल्लाती है। सब लोग दौड़ कर आते हैं। केविन ट्रेविस को चेक करता है। लिसा सबको बताती है कि कल रात खाना खाने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। एमी को शक होता है कि कहीं खाने में जहर तो नहीं था। डैन कहता है पर वो खाना तो हम सबने खाया था। केविन कहता है इसे फूड पॉइजन हुआ है, जल्दी से सोल्ट लेके आओ। एमी दौड़कर प्लेन में जाती है लेकिन वो देखती है कि फ्रिज को किसी ने ब्लॉक कर दिया है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती और तब तक इधर ट्रेविस की भी मौत हो जाती है। लिसा अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। वो कहती है तुम में से ही किसी ने ट्रेविस के खाने में जहर मिलाया था। सोनिया को लगता है फ्रिज को ब्लॉक करने का आइडिया उसका था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो टाइम पे ट्रेविस के लिए सोल्ट मिल जाता। केविन कहता है अगर सोल्ट मिल भी जाता फिर भी ट्रेविस के बचने के चांस नहीं थे, मतलब कि उसकी मौत तय थी, तो इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। डैन कहता है वो जहरीले मशरूम्स हो ना हो किसी ने खाने की एक प्लेट में वो मशरूम्स मिला दिए थे। अब सबको लगने लगा है कि इनमें से ही कोई कातिल है या फिर इनके अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है जो इन सबको मारना चाहता है। पर वो शख्स जो भी है वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आगे डैन ओक्टावियो के मोबाइल में मौजूद उस वीडियो को अनलॉक कर लेता है। इस वीडियो में ओक्टावियो का वो आखिरी मैसेज होता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिकॉर्ड किया था। डैन ये वीडियो अपने सभी साथियों को दिखाता है। इसमें ओक्टावियो कह रहा होता है कॉर्डेलिया माय लव, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैंने बहुत कोशिश की पर यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मैं इस प्लेन को लैंड नहीं करा सकता और अब फ्यूल भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। अगर हम सेफली लैंड भी कर जाते हैं फिर भी वो लोग हमें मार डालेंगे। वो नहीं चाहते कि हम जिंदा रहे। तुम्हें भी वहाँ से निकल कर कहीं छुप जाना चाहिए। अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। ओक्टावियो का मैसेज सुनकर इन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इनका शक यकीन में बदल जाता है कि ओक्टावियो और ट्रेविस दोनों की मौत नेचुरल नहीं है, किसी ने उनका मर्डर किया है। सोनिया कहती है अब अगला नंबर किसका होगा, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अगले दिन कार्लोस जीपीएस डिवाइस के लिए एंटीना बना लेता है और अब ये फैसला करते हैं कि सोनिया, केविन और कार्लोस जीपीएस को लेकर पास की एक ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे। रास्ते में कार्लोस कुछ खाकर उसका रेपर वहीं फेंक देता है जिसको सोनिया उठाकर देखती है और वो जान जाती है कि फ्रिज से खाना चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि कार्लोस ही है। जीपीएस डिवाइस काफी भारी होता है इसलिए तीनों बारी बारी से उसे कैरी करते हैं। जब सोनिया की बारी आती है तो कुछ दूर चलने के बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पहाड़ी से फिसल कर नीचे लटक जाती है। अपनी जान पर खेलकर सोनिया उस जीपीएस डिवाइस को बचाती है और केविन सोनिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। फाइनली ये तीनों पहाड़ी के टॉप तक पहुंच जाते हैं। कार्लोस जीपीएस डिवाइस को वहां सेटअप करता है और अब उसमें सिग्नल भी आ जाता है, पर इनके मोबाइल में अभी भी नेटवर्क नहीं होता। अंधेरा होने से पहले इन तीनों को अपने बेस पर वापस लौटना होगा, इसलिए तीनों की तीनों बेस की तरफ निकल पड़ते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने अड्डे पर पहुंच भी जाते हैं। अब इन सब के पास एक उम्मीद है कि जल्दी इन्हें कोई बचाने आ जाएगा। रात में सभी लोग सो जाते हैं और कार्लोस हमेशा की तरह एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी एक बार फिर उसी परछाई को दिखाया जाता है जिसने ओक्टावियो को मार डाला था। जैसे ही कार्लोस घूमता है एक मास्क पहना आदमी उसके सामने होता है और ये मास्क भी कार्लोस का ही है जिसे वो अपनी फाइट के दौरान यूज किया करता था। इससे पहले कि कार्लोस कुछ समझ पाता वो आदमी कार्लोस को मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह सब लोग देखते हैं कि कार्लोस बेस पर नहीं है। सोनिया सबको बताती है कि उसी ने फ्रिज से खाना चुराया था। जैक कहता है जो भी हो हमें उसे ढूंढना होगा। केविन कहता है तुम्हें नहीं लगता यहाँ कार्लोस के अलावा भी कुछ अजीब है। जीपीएस लगाने के
बाद भी अब तक हमें कोई बचाने क्यों नहीं पहुंचा। केविन की बात सुनने के बाद ये दो टीम्स में बट जाते हैं। सोनिया और केविन जीपीएस को चेक करने निकल जाते हैं। वहीं जेक, एमी, डेन और लीसा कार्लोस को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उन्हें कार्लोस कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस देश किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं जरूर टाइप कीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा सी भी कंजूसी मत कीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की ओर। सोनिया और केविन भी अपने आधे रास्ते को तय कर लेते हैं। ये दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी ये देखते हैं कि जंगल में एक जगह बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो रखे हैं। इन्हें लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब ये जीपीएस को छोड़कर उन कौवों की तरफ निकल पड़ते हैं। ये वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि कार्लोस को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। सोनिया को वहाँ कार्लोस का छुपाया खाना भी मिल जाता है। रात में अचानक से बारिश होने लगती है। जेक सबको प्लेन के अंदर ले जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं पर बारिश रुकने का नाम भी नहीं लेती। सोनिया देखती है कि प्लेन की छत में कुछ है। वो जेक को बताती है। जेक चेक करता है और वहाँ से एक ड्रग का पैकेट निकलता है। यहाँ ऐसे कई पैकेट छुपाए होते हैं। जेक सबको बताता है कि इस एक बैग की कीमत लगभग $3 मिलियन है। डेन कहता है मतलब कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सब इस ड्रग्स की वजह से है। सोनिया कहती पर हमें तो ड्रग्स के बारे में पता भी नहीं था। डेन कहता है हो ना हो पायलट इन सब के बारे में जानता था। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी लिसा बताती है कि एमी प्लेन से बाहर चली गई है। डेन उसके पीछे जाने लगता है। जेक उसे रोकता है। वो कहता है हमें साथ में रहना चाहिए, तभी हम सेफ रह पाएंगे। पर डेन उसकी एक भी नहीं सुनता और प्लेन से बाहर चला जाता है। अब ये एक एक करके सभी डेन के पीछे चले जाते हैं। इधर हम एमी को देखते हैं जिसके सामने एक रेनकोट पहना आदमी खड़ा होता है। तभी लिसा वहाँ आकर उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है। लिसा एमी से कहती है जल्दी से जाकर सभी को यहाँ बुला कर लाओ और एमी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो बाकी सभी साथियों को बुलाने चली जाती है। पर एमी के जाने के बाद वो आदमी बड़ी ही चालाकी से लिसा को मौत के घाट उतार देता है। जब तक सब लोग यहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। सोनिया सबको बताती है कि लिसा ने एक दिन पहले उसे बताया था कि जेक ये सारे मर्डर कर रहा है पर इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर जंगल में सोनिया को जेक का पर्स मिला जिसमें कई सारी अलग अलग नाम से आईडीज थी। साथ ही उसे जेक की गन भी मिली। सोनिया की बातें सुनने के बाद ये सब लोग मिलकर जेक को बंदी बना लेते हैं। अब ये फैसला करते हैं कि केविन जेक के पास रुकेगा। वहीं बाकी बचे 3 लोग सोनिया, एमी और डेन जीपीएस को चेक करने जाएंगे। केविन जेक को सच बताने के लिए कहता है पर वो हर बार बस एक ही बात दोहराता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। इधर ये तीनों उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाते हैं। सोनिया देखती है कि किसी ने जीपीएस से एंटीना का वायर निकाल दिया था। वो उसे ठीक करती है। फिर ये तीनों वापस अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं। अब सोनिया जेक से इंटेरोगेशन करती है। सोनिया जेक को पसंद करने लगी है और उसका दिल नहीं मान रहा कि जेक ने ही सबको मारा है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ है। जेक उसे बताता है कि वो एक DEA एजेंट है और वो इस प्लेन में सोनिया की वजह से ही चढ़ा था। दरअसल सोनिया पहले एक नशेड़ी हुआ करती थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में नाम था। जब जेक को टिप मिली कि इस प्लेन में ड्रग्स की स्मगलिंग होने वाली है तब उसने पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक किया और वहाँ उसे सोनिया का नाम मिला, जिसके बारे में रिसर्च करने के बाद वो सोनिया के पीछे इस प्लेन में चला आया। सोनिया कहती है मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। जेक कहता है अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, क्योंकि जरूर बाकी बचे 3 लोगों में से कोई एक खूनी है। सोनिया बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब बेस पर सबको पता चलता है कि सोनिया ने जेक को आजाद कर दिया तो ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेन के पास लिसा की गन होती है और सोनिया के पास जेक की। इसके अलावा जेक और केविन के पास कोई भी गन नहीं होती। आगे इनके जीपीएस की लोकेशन ट्रेस करके मैक्सिकन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर लेकर इन्हें ढूंढने निकल जाते हैं, पर वो जीपीएस की लोकेशन आसपास के 2-3 मिलियन का रेडियस बताती है, जिसमें सोल्जर्स के लिए सटीक लोकेशन ढूंढना काफी मुश्किल है। अब इन सभी को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सोनिया दौड़कर जाती है। वो देखती है कि डेन और एमी को किसी ने मार दिया है और तभी वहाँ जेक और केविन भी पहुंच जाते हैं। केविन धीरे से डेन और एमी के पास जाता है और अचानक गन उठाकर सोनिया पर तान देता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। जेक को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है पर फॉग की वजह से सोल्जर्स इन्हें देख नहीं पाते और वो इनके ऊपर से गुजर जाते हैं। जेक कहता है हमें आग जलानी होगी ताकि हम सिग्नल देकर हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ बुला सके। केविन अपनी गन फेंक देता है पर वो इन दोनों के साथ जाने से इनकार कर देता है। सोनिया और जेक केविन को वहीं छोड़कर उस जीपीएस वाली पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं।
हैं। रास्ते में जेक बताता है कि वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ भी एक एजेंट है। तभी इन्हें फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों जंगल में जाकर देखते हैं तो वहाँ केविन को किसी ने मार दिया था। उसका चेहरा पानी में होता है जिसे मछलियों ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। जेक और सोनिया समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ इनके अलावा भी कोई मौजूद है जिसने सभी को मारा है। अब ये दोनों एक पल की भी देरी किए बिना पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ बहुत सारा फोग होता है। इनका जीपीएस भी बिल्कुल ठीक था। सोनिया कहती है मैं कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ, हमें आग जलाकर सिग्नल देना होगा, इस बार हम हेलीकॉप्टर को मिस नहीं कर सकते। हालांकि जेक उसे रोकता है। वो कहता है मुझे भी साथ लेकर चलो, पर जेक की हालत बहुत खराब होती है इसलिए सोनिया को अकेला ही जाना पड़ता है। कुछ देर बाद जेक को सोनिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि सोनिया को किसी ने मार दिया है। अगले ही पल वो आदमी जेक के सामने होता है। जेक उससे पूछता है कि तुमने सबको क्यों मार डाला? मुझे पता है तुमने ये सब ड्रग्स के लिए किया, पर पायलट के अलावा कोई भी ड्रग्स के बारे में नहीं जानता था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी जेक की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो जेक पर गोली चलाता है जिससे जेक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन मैक्सिकन सोल्जर्स इनके प्लेन को ढूंढ लेते हैं। आसपास छानबीन करने के बाद इन्हें एक कतार में रखी हुई 9 डेड बॉडीज मिलती है। ये देखते ही समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने इनका मर्डर किया है। सोल्जर्स इन बॉडीज को अपने कैंप में ले जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि प्लेन में सफर करने वाले कुल 10 लोग थे, पर डेड बॉडी सिर्फ 9 मिली है। ग्वाटेमाला से एक लेडी डॉक्टर इन बॉडीज का पोस्टमार्टम करने मैक्सिको आती है, पर रास्ते में एक दूसरी लेडी कार्डेलियो बड़ी ही चालाकी से उसे मार डालती है और उसकी जगह खुद डॉक्टर बनकर कैंप में चली आती है। कुछ देर बाद यहाँ जेक की वाइफ क्लेयर भी आती है। क्लेयर को पता चलता है कि जेक की बॉडी अभी भी नहीं मिली है। अब वो फेक डॉक्टर वहाँ जाती है जहाँ उन 9 लोगों की बॉडीज को रखा गया है और यहाँ हमें पता चलता है कि केविन अभी भी जिंदा है। दरअसल उसने पेसमेकर का यूज करके अपने दिल की धड़कनें बंद कर ली थी, जिससे सोल्जर्स उसे भी मरा हुआ समझकर यहाँ ले आए। और जो लेडी यहाँ फेक डॉक्टर बनकर आई है वो केविन की साथी है। केविन यहाँ रखी 8 डेड बॉडीज के साथ चीर फाड़ करके उनमें से वो ड्रग्स के पैकेट्स निकालता है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र केविन ने ही बनाया था। केविन और उसकी साथी कार्डेलियो सारे ड्रग्स के पैकेट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते वो इस पूरे रूम को आग लगाकर उड़ा देते हैं। अब केविन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचता है। सारी की सारी बॉडीज उस आग में जलकर खाक हो जाती है। मैक्सिकन सोल्जर्स भी इन्हें नहीं रोक पाते। आगे जेक को भी जंगल से रेस्क्यू कर लिया जाता है। जेक की हालत काफी खराब होती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जेक की टीम उससे मिलने हॉस्पिटल में जाती है और अब जेक पूरी कहानी बताता है। वो कहता है हम कभी नहीं समझ पाए कि इन सब के पीछे केविन है। जब प्लेन क्रैश हो गया था तब केविन को लगा कि उसका माल उसके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो एक एक करके सबको मारता गया और लास्ट में एक डेड बॉडी को खुद के कपड़े पहनाकर उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, जिससे मुझे भी विश्वास हो गया कि केविन मारा गया है। फिर उसने सभी बॉडीज में वो ड्रग्स के पैकेट छुपा दिए और खुद भी चालाकी से एक डेड बॉडी बनकर उन बॉडीज के साथ ही चला आया। इसके बाद उसने मैक्सिकन कैंप पर हमला करवाया और अपना माल लेकर बड़ी ही चालाकी से वहाँ से निकल गया, इससे पहले कि केविन देश छोड़कर चला जाए। जेक अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर केविन अपनी साथी कार्डेलियो को ड्रिंक में जहर मिलाकर मार डालता है, क्योंकि वो जान गया था कि कार्डेलियो ओक्टावियो के साथ मिली हुई थी। दरअसल ओक्टावियो ने जो लास्ट मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था वो गर्लफ्रेंड कार्डेलियो ही थी। इसके बाद केविन सारा ड्रग्स लेकर अपने प्राइवेट प्लेन से निकल जाता है। जेक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके प्लेन पर गोलियां भी चलाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद केविन देखता है कि उसका फ्यूल खत्म हो गया है। दरअसल जेक की चलाई एक गोली प्लेन के फ्यूल टैंक पे लग गई थी। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे गिरने लगता है और इस बार केविन इस क्रेज में शायद ही बच पाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।